नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला जी। आपका स्वागत है शहज़ाद जी। और राम शहज़ाद जी राम से साहब। राम, राम सा, राम, राम सा। और शहज़ाद जी से हम बात करेंगे राजस्थान के चुनावों के बारे में। आपको राजस्थान में एक क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया था संभवतः, तो हम वहीं से आरंभ करते हैं। आप शायद कोटा क्षेत्र के प्रभारी थे, तो कोटा क्षेत्र में क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? कोटा में कांग्रेस मुक्त कोटा बनने वाला है। और कांग्रेस ने जो वहां पर कोटा की पहचान होती थी एक समय पर, कचौरियों से, स्वादिष्ट हमारे खान पान से, मंदिरों से, कोटा के साड़ी, सिल्क स्टोन, स्टूडेंट से, उस कोटा की पहचान आज कट्टरपंथी पीएफआई से और कोटा में करप्शन से करने की जो बातें कांग्रेस पार्टी ने की है, उससे एक वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट था। और लोगों ने तय कर दिया है कि कोटा में मंदिर के घंटे बजेंगे, पीएफआई की मार्च नहीं निकलेगी। मैं आपको आश्वस्त करके कहता हूं कि ये कोटा कांग्रेस मुक्त, करप्शन मुक्त और डेंगू मुक्त होने वाला है बहुत जल्द। कोटा में तो शांति धारीवाल जी भी हैं, वो तो बताते हैं उनके बिना तो कांग्रेस का पत्ता नहीं हिलता, उनका कोष भी नहीं चलता और इलेक्शन भी नहीं हो पाता, इसलिए उनको टिकट देना पड़ा, जबकि नहीं वो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई। नहीं वो तो उनको आखिरी दौर में हाईकमांड के विशेष के अगेंस्ट, हो सकता है उनके पास कोई काली पीली डायरी हो तो उसकी वजह से देनी पड़ी टिकट, परंतु उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट जो मुझे पूरे राजस्थान में दिखा, वो सबसे प्रबल अगर कहीं था तो वो कोटा में था। महिला उत्पीड़न को लेकर, वहां पर युवाओं को धोखे को लेकर, और जो तुष्टिकरण की राजनीति रही है उसका सबसे अगर ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट लगा तो वो कोटा में लगा। और करप्शन को लेकर तो ये चार बिंदुओं पर मुझे लगता है कि कोटा संभाग में तो 17 सीटों में से कम मैं सोच सकता हूँ 15 या 16 सीटें, या हो सकता है 17 में से 17 सीटें आ जाए। और भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार से बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है पूरे राजस्थान में। 17 में से 17 तो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए संजय जी, मैं तो बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं केवल आपके ही जयपुर डायलॉग्स के मंच के आकलन को ही अगर सीरियसली ले लूं तो ये होने वाला है। ये इसके अलावा और कोई मुझे नजर नहीं आता। कई सारे लोग क्या है ना, यहाँ पर अपने विश्लेषण में कुछ डिजाइन में से, बॉक्स में से कुछ निकल के आता है तो वो फिर उसके हिसाब से अपने विश्लेषण को टेम्पर करते हैं। आपका कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं, आपका कोई ऐसा मोटिवेशन है नहीं, आपको तो हकीकत बतानी है तो आपने हकीकत बताई है, और वही हकीकत है जो आपने बताई है बात। तो आपने जो जिस डिजाइन के बॉक्स वाली बात की, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, तो मैंने उसका उत्तर भी दिया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। नहीं तो देखिए, ऐसा है कि अभी जो है, अगर आपने 2-3 दिन से नोटिस किया है, गहलोत बचाओ आंदोलन चल रहा है। मतलब क्या कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के जो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी है, उनके ट्वीट अगर आप देखें, या जो सड़कों पर उतर के इंटरव्यू लेते हैं और उनको जनता वहां से भगा देती है अपने जवाबों से, तो वो कह रहे हैं देखिए गहलोत बहुत अच्छा लड़े, गहलोत की ये स्कीम और वो स्कीम बहुत अच्छी थी, पार्टी कमजोर थी। मतलब कि पार्टी पर दोष डालना, सचिन पायलट पर दोष डालना, बाकी चीजों पर दोष डालने का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, ताकि गहलोत को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, एक नारा भी अभी नया गढ़ा गया है, वो मुझे लगता है चुनाव के बाद ही गढ़ा गया है कि गहलोत तुझसे वैर नहीं और एमएलए तेरी खैर नहीं। यस। आप इससे सहमत हैं, या कि ये गहलोत मुख्य दोषी हैं और एमएलए जो हैं उनके कारण ही, उन्होंने ही तो आखिरकार एमएलए को राजा बनाया ना हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। एब्सोल्युटली, पहले तो लोग यही समझेंगे कि गहलोत जी ही मुख्यतः जिम्मेदार है, उन्हीं के चेहरे की वजह से ये सारी बदहाली राजस्थान की हुई है। और इसके अलावा आप पिछले 2 चुनाव ले लो जो गहलोत जी के नेतृत्व में लड़ी कांग्रेस, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी, मैं तो ये कहूंगा, इज्जत भी नहीं बचा पाई। तो इसका मतलब ये है, कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों चुनाव में, गहलोत जी के चेहरे पर जब भी कांग्रेस लड़ती है, और गहलोत जी के शासन के बाद जब भी कांग्रेस लड़ती है, तब कांग्रेस की दुर्गति होती है। तो मुझे लगता है कि कॉमन फैक्टर गहलोत है, पर गहलोत जी बहुत बहुत मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरकीब बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर दी है कि कैसे हार का ठीकरा पार्टी पर डाले, और अपने आप को जो है एक तरीके से बताया कि मेरी वजह से नहीं हारे, हारे तो पार्टी की वजह से हारे। तो वो पीआर मैनेजमेंट अपना उन्होंने अच्छा कर रखा है।
तो अब आप मुझे बताइए कि आप बहुत लंबे समय तक यहाँ थे, जयपुर में थे और कोटा भी थे, राजस्थान में थे एक प्रकार से। तो आपका क्या आंकड़ा है? आप भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें जिता रहे हैं आपके अनुसार? देखिए, मेरे हिसाब से जो हमारे पुराने रिकॉर्ड है, उन पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के आसपास हम रहेंगे। और मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले 6-8 महीने में कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से, अखबारों के हेडलाइन मैनेजमेंट और मीडिया के हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से ये सोच लिया कि ये योजनाएं बहुत असर कर रही है और ये एंटी इनकम्बेंसी को काट रही है, जबकि ग्राउंड पे ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने से पूरे राजस्थान में उसका असर पड़े ये जरूरी नहीं है। राजस्थान बहुत कम प्रभावित होता है इन हेडलाइंस और मीडिया के नैरेटिव से। ज्यादातर राजस्थान जो है वो रूरल है, उससे नैरेटिव नहीं वहां पे चेंज होता। दूसरा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है राजस्थान के लोगों का पिछले 4.5-5 वर्षों का, वो एक हेडलाइन से या एक लास्ट मिनट लॉलीपॉप से चेंज नहीं होने वाला। और तीसरा, राजस्थान के लोगों में मैंने जो सेंटिमेंट नोट किया, आप इस पे मुझे बताइए कि उनके मन में एक विचार ये बार बार आ रहा था कि बाकी प्रदेश जो है वो इतने आगे निकल गए और राजस्थान में जो लड़ाई चलती रही और फिर एक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही, उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो वो राजस्थान का गुनेगार मानते हैं सौदागर को, जादूगर को। वो सौदागर ही मानते हैं, जादूगर तो मानते ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो 25 नवंबर का दिन था वो मतदान दिवस नहीं था, वो मुक्ति दिवस था। वो बदलाव के लिए नहीं था, वो बदले के लिए वोट था। और वो बदले के लिए वोट डालने के लिए लोग जा रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज भी थोड़ा सा बड़ा है। और इसका संकेत और इसका मतलब केवल एक ही होगा कि राजस्थान से गहलोत सरकार को न केवल विदा किया जाएगा, परंतु बहुत लंबे अरसे तक विदा किया जाएगा। जी, तो आप नंबर बताइए मुझे, आपका नंबर क्या है? मैं आपको नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग वेव इलेक्शन है, तो कहां पर रुकेगा मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको मिनिमम बता देता हूं, मिनिमम 120-125 मिनिमम। अच्छा, चलिए मिनिमम मैक्सिमम 120 ये है। हो सकता है कि 137 जैसे आप कह रहे हो, मैक्सिमम 140 भी हो सकता है, मैक्सिमम उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी, तो अब एक बात जो और चल रही है विशेष तौर से जो चर्चा का विषय है इस समय, और मुझे बताया इस बात पे सट्टा भी लगना आरंभ हो रहा है, और वो ये है कि यदि आपकी सीटें 100 के आसपास आती हैं तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? 120-25 आती हैं तो कौन होगा? 140 आती हैं तो कौन होगा? 100 आती है, 120 आती है या 140 आती है, तीनों ही परिस्थितियों में हमारे विधायक तय करेंगे। आपका छोटा भाई अभी तक ना विधायक है, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, ना भारतीय जनता पार्टी की उस इकाई में है जो ये निर्णय लेगी अंततः। तो आपके छोटे भाई को केवल इससे संतोष करना पड़ेगा, ये कहकर कि जो भी निर्णय होगा 3 दिसंबर को चुने हुए विधायक उसको लेंगे, और चाहे जो भी संख्या हो, वो अपना निर्णय करके वो आपके सामने, देश के सामने आ जाएगा। आप बहुत कुशल प्रवक्ता हैं, इसलिए आपको बच के निकलने का रास्ता आता है। चलिए मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं क्या? कोई चांस है 1-2%? मैं तो कहूंगा कि हर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तो ये आकांक्षा रखते ही हैं कि पार्टी की सेवा करने का मौका उन्हें मिले। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से वसुंधरा जी ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाई है, वो अति उत्तम सरकार उन्होंने चलाई है। ऐसी ऐसी स्कीम्स उन्होंने लागू की जिसको आज नाम चेंज करके गहलोत जी उसका क्रेडिट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये निर्णय अंततः तो पार्टी के विधायक दल को ही तय करना पड़ेगा, परंतु मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को एक बार जब विधायक चुनकर आ जाएंगे, तब वो अपने विवेक से इस पर निर्णय करेंगे और जो भी पार्टी तय करेगी वो आपके सामने हो जाएगा। देखिए, अब आप मानेंगे तो आप चूँकि मेरा असेसमेंट भी कोट कर रहे हैं, तो जो मेरा जो दूसरा असेसमेंट है वो ये है कि वसुंधरा राजे ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े करके और जो आधिकारिक पार्टी कैंडिडेट थे उनको हरवाने का प्रयास किया। और इसके उपरांत भी उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी सीटें जो हैं वो 100 से बहुत अधिक ना जाएँ, जिससे कि वो फिर अपने जिनको मानती हैं कि उनको हम
उनकी घेराबंदी करके और मुख्यमंत्री बनने का अवसर तलाश कर लें। आपको पता है कि पहले भी यहाँ पर नारा लग चुका है कि मोदी तुझसे वैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। ऐसी अवस्था में भी क्या सरकार जो क्या आपकी पार्टी देखिए संजय भाई, वसुंधरा ऐसा है वसुंधरा जी के ऊपर विचार भी कर सकती है क्या? संजय भाई, ऐसा है कि आपका तो लंबा समय जब आप सर्विस में थे तब आप वसुंधरा जी के साथ आपने व्यक्तिगत रूप से काम भी किया है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि पार्टी के प्रति उनकी कर्मठता, उनकी निष्ठा को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, परंतु कभी भी पार्टी का या विचारधारा का नुकसान उनकी तरफ से हो, ऐसा मुझे कोई भी कभी भी ऐसा उदाहरण सामने नजर नहीं आया है। और इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। उल्टा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आखिरी 2 दिन जब बाकी थे चुनाव के, तो जो हमारी कैंडिडेट है एक कल्पना जी, उनके खिलाफ जो व्यक्ति बागी बन के खड़े हुए थे, तो उनको भी पार्टी ने समझाकर वो पार्टी के मंच पर आए। और आप अगर कह रहे हैं कि ये थियरी सही होती, तो ऐसा नहीं होता कि वो आखिरी मौके पर मानकर पार्टी के साथ आ जाते। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा जी ने तो 50 से अधिक रैलियां की, जगह-जगह जाकर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है और उसका असर भी आपको दिखाई देगा। और ये कहना कि उन्होंने इस प्रकार से कैंडिडेट खड़े किए, मुझे लगता है ये सही बात नहीं है। ना ऐसा कोई उसमें प्रमाण भी है, ना इस प्रकार से उनका कभी भी राजनीतिक करियर रहा है कि वो इस प्रकार की चीजें करें। अच्छा, चलिए एक और इसी में प्रश्न पूछ लेता हूँ। आपने वसुंधरा जी की रैली की बात की है, तो आप ये बताएँगे कि वसुंधरा जी की रैली की जो प्लानिंग थी, वो पार्टी की तरफ से हुई थी या वो स्वयं जा रही थीं? नहीं, ऐसा दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल पार्टी की तरफ से किसी एक लीडर का सारा प्लानिंग हो और केवल लीडर अपने हिसाब से भी करे। वो दोनों मिल-जुल कर अपनी उपलब्धि अपनी उपलब्धा जो प्रेज़ेंस है उसके हिसाब से, अपनी समय के हिसाब से और प्राथमिकताओं के हिसाब से कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी में कहाँ किसका जाना ज़्यादा असर करेगा। तो ये सामूहिक निर्णय होता है। कई जगहों पर जहाँ मांग थी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पर वसुंधरा जी पार्टी के लिए गई। कई जगहों पर उनको लगा कि उनका वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी गई। तो ऐसा तो निर्णय किसी भी लीडर के लिए, जहाँ तक मैंने देखा है, ऐसा वो नहीं होता। पार्टी की तरफ से भी एक फीडबैक जाता है कि यहाँ पर आप जाएँगे या आप जाएँगी तो ज़्यादा असर पड़ेगा। तो लीडर उसको स्वीकारते भी हैं और जाते भी हैं और वहाँ पर रैली भी करते हैं। ये राहुल गांधी की बस तरह जो थोड़ी अंदर है। की राहुल सूचना है गांधी वो तो तो ये है कि वसुंधरा जी की जो सारी रैलीज़ हैं वो उनकी स्वयं द्वारा आयोजित की थी। पार्टी की तरफ से तो एक भी जो भी पार्टी ने कहा उसमें तो नहीं गई वो किसी में। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, वो भी तो वाइस प्रेसिडेंट भाजपा की ही है। तो उनकी रैली जो आयोजित की गई है वो तो भाजपा की ही रैली है। वो इसमें बँटवारा या अंतर नहीं किया जा सकता। वो भाजपा के आप कमल समझ रहे को हैं मैं क्या जिताने कह के रहा लिए हूँ? रैली कर रही थी। जी? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, परंतु मैं कह रहा हूँ कि जो अंतर आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा जी अलग है और पार्टी अलग है, ऐसा है नहीं। तो वसुंधरा जी का कोई भी कैंपेन करना हो भाजपा के लिए ही कैंपेन करना है। उन्होंने कमल के फूल को जिताने के लिए ही कैंपेन किया है। तो इसीलिए इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता, फ़र्क नहीं किया जा सकता। अच्छा, चलिए और बातें कर लेते हैं। यदि आपकी सरकार आती है तो हमने देखा है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर और कई सारे प्रदेशों के स्तर पर एक यूसीसी का बिंदु जो है वो अ, मुख्य रूप से लिया जा रहा है, उसकी बातचीत हो रही है। लेकिन इसको हमने राजस्थान के जो घोषणा पत्र राजस्थान का आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें नहीं देखा। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर जो फीडबैक जनता से मिला है, उसके हिसाब से हम इस विषय को, क्योंकि ये विषय जो है यूसीसी का, ये अंततः एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो राज्य दर राज्य इसको लागू करना है। गुजरात में हमने प्रोसेस शुरू कर दी है, उत्तराखंड में प्रोसेस बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश में की है। अब राजस्थान का जो संकल्प पत्र हमारा बना, वो जनता के फीडबैक से ही बना। उसमें लगभग 1 डेढ़ करोड़ लोगों से हम पर्सनली मिले और फिर बाकी फीडबैक आया। उस हिसाब से वो संकल्प पत्र बना है, परंतु ये नहीं ज़रूरी है कि जो संकल्प पत्र में लिखा है, उसके आगे, उससे ज़्यादा कोई सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता। तो केवल संकल्प पत्र में किसी चीज़ का मेंशन ना होना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जब सरकार बनेगी तब आगे नहीं ले जाएगी।
तो मुझे लगता है एक बार जब सरकार बनेगी और यदि जनता से ये मांग उठती है कि इसको यहाँ पर भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तो नेशनल मैनिफेस्टो में ये बात है कि यूसीसी लागू करना है, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन राजस्थान में तो ये बात उठ रही थी। हमने स्वयं इसके ऊपर चर्चा की है, राजस्थान के अंदर भी चर्चा की है, हमारी चैनल पर भी चर्चा की है। लेकिन संकल्प पत्र राजस्थान में ना आए, जबकि उत्तराखंड कहे कि हम बिल्कुल इसको लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात इसमें ये है कि ये यूसीसी को आप स्टेट बाय स्टेट क्यों लागू करना चाहते हैं? आपके पास जब ऑप्शन है कि आप इसको सेंट्रली लागू कर सकते हैं, और स्टेट वाइज़ भी यदि आप लागू करेंगे, तो उसमें भी समस्याएँ आएँगी कि जो सेंट्रल एक्ट हैं, उनमें आपको स्टेट अमेंडमेंट यदि करने हैं, तो स्टेट्स को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से अनुमति लेनी पड़ेगी, लंबा प्रोसेस होगा। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है और आर्टिकल 254 के अनुसार, तो वो करना पड़ेगा। तो बजाय इसके ये सरल नहीं है कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले आएँ, या फिर आप कुछ स्थानों से बचना चाहते हैं, उसके लिए एक्सेप्शंस कर दें। पहले भी नहीं, नहीं, एक्सेप्शंस कोई कर ऐसी बात नहीं है। लॉ कमीशन ने इस पर एक नई चर्चा आरंभ की है। इसमें कई सारे लाखों लोगों का फीडबैक आया है। अब वो रिपोर्ट जब आएगी, तो वो रिपोर्ट आगे नेशनली इसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उन सारी चीजों को देखकर उस पर अध्ययन करके उस पर निर्णय लिया जा सकता है। परंतु जब तक वो नेशनल प्रोसेस के लिए एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम निष्क्रिय बैठे। तो जहां पे हमारी राज्य सरकारें हैं और जहां पर जनता की मांग आ रही है, वहां पर हम उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, और अगर राजस्थान से भी ये जनता मांग करती है सरकार से, नई सरकार से, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये तो माँग मैं आपको जनता की तरफ से कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए तो मैं उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए कह रहा हूं कि हमने केवल संकल्प पत्र में किसी चीज का न होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं करेंगे। तो अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर राम मंदिर के हवाले से भी काफ़ी कुछ प्रोमिसेस की जा रही हैं कि लोगों को राम मंदिर ले जाया जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। लेकिन मैंने देखा कि जो राम मंदिर के लिए जो सर्वोच्च बलिदान, कुछ लोगों ने, जैसे कोठारी दरस का नाम आता है, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया राम मंदिर के लिए। लेकिन उनको जो पहचान मिलनी चाहिए थी, उनको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पर, राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उनका एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए। उसके बारे में भी कोई विचार होते मैंने देखा नहीं। जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद जिन लोगों ने भी, और खासकर कोठारी बंधुओं ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उसको एक प्रकार से सम्मानित करने का, उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम अयोध्या जी में किया गया है। और 22 जनवरी जब वो तिथि आएगी, जिस दिन पर रामलला विराजमान होंगे भव्य गगनचुंबी मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनको वहां पर स्थापित किया जाएगा, मुझे लगता है उस दिन का भी आप इंतजार कीजिए। कई सारी चीजें जो कई लोगों के मन में है, वो उस दिन पर क्लैरिफाई भी होगी और सामने भी निकल कर आएगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस पूरे अभियान में योगदान दिया है, अपने जानों का, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, ऐसे लोग हमारे लिए निश्चित रूप से पूजनीय हैं। और उनको न केवल सम्मान देना, परंतु पूरी दुनिया को और भारतवर्ष को पता चले कि क्या योगदान रहा है और किनके इन सभी प्रयासों से आज ये मुमकिन हो पाया है। 500 वर्ष की ये जो लंबा इंतजार है, ये खत्म होने आया है। तो उसको ठीक तरीके से सम्मानित करना, और उसके बारे में लगातार प्रधानमंत्री ने तो बोला ही है, परंतु उसके आगे बढ़ते हुए उनको मतलब हमेशा के लिए उसको स्थापित करने का काम भी किया जाएगा। तो आप 22 जनवरी का जरूर इंतजार कीजिए। जी, चलिए अब थोड़ा और प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो सारे प्रदेशों के बारे में जानकारी रखते ही हैं। मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? जीत क्योंकि रहे मध्य हैं। प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है, और हमारा भी यही असेसमेंट है कि कोई भी जीत सकता है।
कोई नहीं जीत सकता। आपने क्या कहा? मैंने सुना कोई नहीं। भी जीत सकता है, मतलब कांग्रेस भी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार का मैसिव एंटी इनकम्बेंसी आपने राजस्थान में देखा है, उस प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है। मध्य प्रदेश में वहां की जनता जानती है कि किस प्रकार से 50 वर्षों में और खासकर 2003 तक कैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। आज बीमारू से बेमिसाल और बेमिसाल से बेहतर राज्य बनने की दिशा में मध्य प्रदेश आ चुका है। जहां पर 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, वहां पर 5 लाख किलोमीटर बिना गड्ढे की सड़कें बन चुकी है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट था, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो चुका है। जहां पर डाकू युक्त, नक्सल युक्त और सिमी युक्त था, आज वो डाकू मुक्त, नक्सल मुक्त और सिमी मुक्त हो चुका है। आज जिस प्रकार से वहां पर जो जीएसडीपी है वो 70,000 करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हुई है। पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। वीट एक्सपोर्ट में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। वहां पर आयुष्मान भारत का एक लंबा जंजाल फैला हुआ है, 3.5 करोड़ कार्ड दिए गए हैं, 44 लाख लोगों के घर बने, पक्के आवास बने हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का लिव्ड एक्सपीरियंस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत रहा है, वो कभी भी अब बीमारू राज्य फिर से अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए मध्य प्रदेश में कमल की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, आप आशावादी रहने चाहिए और आप आशावादी नहीं, हैं। आशावादी नहीं, मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल हूं और प्रैक्टिकली आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, मतलब एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में। आपने 2018 का चुनाव भी बहुत क्लोजली देखा होगा, ठीक है? 2018 में एक पैल्पेबल एंगर बीजेपी के खिलाफ था, कई सेक्शंस में भी था, और पैन मध्य प्रदेश भी आपने एक पैल्पेबल एंगर देखा होगा। आज की तारीख में कोई भी अगर ईमानदारी से जाकर वहां पे देखे तो कोई पैल्पेबल एंगर किसी का भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो अगर उस स्थिति में जब पैल्पेबल एंगर था तब भी हम लोग ज्यादा वोट पाए कांग्रेस से, और सीटों के लिहाज से हम 5-6 सीट या 7 सीट पीछे रह गए। तो जब पैल्पेबल एंगर नहीं है तो निश्चित रूप से हम उनसे आगे वोट में भी रहेंगे, सीट में भी रहेंगे। जी, और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ तो लगभग पूरे इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, बघेल मुख्यमंत्री रिपीट होंगे। महादेव जी जब तीसरी आंख खोलते हैं ना, तो क्या हो सकता है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक इशू जो नेशनल मीडिया पर बहुत लेट आया, पर जो हम लगातार महसूस कर रहे थे लगभग 3.5-4 साल से, कि अप्रत्याशित भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ। और छत्तीसगढ़ की जनता और खास करके वहां पर जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे करने के बदले जो करप्शन के नए नए रिकॉर्ड बने, उससे वहां की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त थी। गोबर में घोटाला, गोथान में घोटाला, भर्ती में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, और आते आते शराब में भी घोटाला, जो शराबबंदी करने वाले थे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनके लिए। और फिर जो ये महादेव के नाम पर उन्होंने लूट मचाई है, तो इसके चलते आप निश्चित रूप से देखना कि छत्तीसगढ़ में जो भी राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि भाजपा का कोई चांस नहीं है, वो 3 दिसंबर को आप देखना, तीनों ही राज्यों का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, तीनों ही जगह कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में तो मुश्किल है, खैर कोई बात नहीं, आप पार्टी के तीन प्रवक्ता हैं दिसंबर तो को फिर से आप। हम लोग 3 दिसंबर को हम फिर से बैठेंगे, हमको कहाँ जाना है, आपके पास ही आना है, तो 3 दिसंबर को देख लीजिएगा। पर मैं आपको जी। बताता हूँ, वहां पर जो बहुत सारे वादे थे वो नहीं पूरे किए गए। 316 वादे किए थे, पर उनमें से मुझे लगता है 1 या 2 वादे पूरे किए होंगे, परंतु बाकी सब वादे पूरे नहीं किए गए। तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग थी। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता का स्वभाव नहीं है कि उसको इतना आकर उसको बोले, तो इसीलिए वहां पर वो कैप्चर नहीं हो पाया पोल्स में, परंतु वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आइए तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में जो हमने विश्लेषण किया है पहले, वो थोड़ा-सा मैं अपना विश्लेषण आपको बता दूँ, उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया उस पर ले लूँगा, और वो ये है कि बांडी संजय की सत्ता में काफ़ी प्रगति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और एक समय ऐसा था जब वो नंबर 2 की पार्टी कही जाने लगी थी। फिर अचानक अप्रत्याशित रूप से बांडी संजय को हटा दिया गया और किशन रेड्डी जी, जो कि अपेक्षाकृत
ये कहें कि सॉफ्ट माने जाते हैं। बांडी संजय बहुत एग्रेसिव माने जाते थे, तो उनको आप ले आए और उसके बाद ये देखा गया कि अचानक पार्टी के जो स्थिति थी या जो परसेप्शन था, वो एकदम से डाउन चला गया। अब आखिरी लेग में आप फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो ये अप एंड डाउन तेलंगाना में क्यों किया आपने? और इसमें एक बात और भी आती है बीच में कि आपके एकमात्र एमएलए जीते थे गोशा महल से 2018 के चुनाव में और उनको आपने सस्पेंड कर दिया। और बाद में जो उनका अपराध था, जो उनके ऊपर आरोप लगा, वही जो नूपुर शर्मा के ऊपर लगा था। अब चुनाव से ठीक पहले जब लोगों ने कहा कि उनको वापस नहीं लाए तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, उनको आप वापस ले आए। लेकिन नूपुर शर्मा को अभी तक नहीं लाए। तो ये जो थोड़ा-सा ऐसा दिखता है कि ये अलग-अलग व्यवहार हो रहा है और पार्टी में ये क्लैरिटी नहीं है कि वो पूरी तरह से बीआरएस को अपोज़ करें, कहीं कांग्रेस को तो नहीं फ़ायदा हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। ये हमारे विश्लेषण में आया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्टीकरण करें। आप म्यूटेड हैं। नहीं, मेरी तरफ से नहीं। मैं थोड़ा विस्तार से बात रखता हूँ। पहले तो ये कहना कि हम बीआरएस का विरोध नहीं करते, ये तो सच से बहुत कोसों दूर है। अगर बीआरएस का सही मायनों में किसी एक पार्टी ने एक विकल्प दिया है, एक ऑल्टरनेटिव दिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब बताइए, बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी, ये तीनों एक ही वायरस के 3 स्ट्रेन हैं। एक ही वायरस है, मेन वायरस, मदर वायरस एक हो सकती है, उसके अलग अलग स्ट्रेन है। बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी तुष्टिकरण फर्स्ट, निजामी मानसिकता फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट और भ्रष्टाचार फर्स्ट, ये 4 उनके आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स है अलग अलग स्ट्रेन के। तो अगर इनके खिलाफ कोई बूस्टर डोज है, कोई प्रिकॉशनरी डोज है, कोई वैक्सीन है, तो वो भाजपा ही है। भाजपा कहती है कि हम 4% मुस्लिम आरक्षण को खारिज करेंगे, खत्म करेंगे। भाजपा कहती है कि 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे क्यों नहीं मनाया जाएगा। भाजपा कहती है कि तुष्टिकरण के नाम पर अब आईटी पार्क में भी आप कहोगे मुस्लिम के लिए आईटी पार्क होगा, मतलब टेक्नोलॉजी में भी आप तुष्टिकरण करोगे। भाजपा कहती है कि परिवारवाद नहीं होगा प्रथम, और जो ये भ्रष्टाचार मचा है, चाहे ओआरआर हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में घोटाला हो, ये सारी चीजों के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो भाजपा ही इनका एंटीडोट है। तो अगर ये सारी पार्टियां हैं, तो इनके विकल्प के रूप में हम ही है। ये सारी पार्टियां तो ऐसे पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे ये एक दूसरे के साथ है। बताइए ना, क्या आपको लगता है कांग्रेस विरोध कर रही है बीआरएस का? वोट फॉर कांग्रेस मीन्स वोट फॉर बीआरएस, वोट फॉर बीआरएस मीन्स वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर ओवैसी मीन्स वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस मीन्स वोट फॉर ओवैसी, वोट फॉर बीजेपी मीन्स वोट फॉर योर फ्यूचर, vote for Modi means vote for your future, vote for Congress, BRS and OAC means vote for Asaduddin Owaisi's son, it means vote for KCR's son, or it means vote for Sonia's son. Vote for Modi means vote for your son. ये बात क्लियर कर दीजिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर 3 साल के अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता का टर्म खत्म हुआ बंडी संजय जी का, उनको एलिवेट किया गया, ही इज अ नेशनल जनरल सेक्रेटरी। अब तो उनके रूप में अब उनके बदले किसी को तो लाना था, तो जी कृष्ण रेड्डी को लाया गया, तो उनका टर्म खत्म हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा ने चुनाव लड़ना या उस ताकत से लड़ना बंद किया है। उल्टा आप देखिए, 5 वर्ष पहले संजय जी भाजपा कहां खड़ी थी? 2018 में 4 या 5% वोट और 1 सीट। 2019 आते आते 20% से ज्यादा वोट, 4 लोकसभा सीट। 2020 आते आते पूरी ताकत से हमने लड़ा, तो हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नंबर 2 की पार्टी, और फिर उसके बाद 2 बाइपोल हुए, दुबक्का और हुजूराबाद, उसको हमने जीता। तीसरा एक बाइपोल हुआ, उसमें हम नंबर 2 पे रहे। और आज हम लोग हैदराबाद से लेकर पूरे तेलंगाना का भाग्य पर ज्यादा एम्फेसिस है, भाग्य बदलने की तैयारी में है, और हैदराबाद का भाग्य बदल के ही रहेंगे। आप इस बात पर गांठ बांध लीजिए कि इन पार्टियों का अगर कोई वैक्सीन है तो वो मोदी वैक्सीन है, वो बीजेपी की वैक्सीन है। और जहां तक सवाल है, देखिए टी राजा जी ने जो बयान दिए थे,
उस बयान पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी, उस डिसिप्लिनरी कमेटी ने अध्ययन किया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उनकी जो बातें थी उसके हिसाब से उनकी जो पूरी समीक्षा करके, ऐसा नहीं कि कोई समीक्षा में कमी रखी, हमने पूरी समीक्षा की और उसके बाद उपयुक्त उस पर जो कार्रवाई थी वो हमने की। उसी प्रकार से बाकी लोगों पे भी की गई है। मुझे लगता है कि सही समय पर अगर कोई लगता है कि फैसला या निर्णय लेना चाहिए तो वो लिया जाएगा, परंतु ये इसको चुनाव से जोड़कर देखना ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हमने तो कार्रवाई की है, हर जगह हम कार्रवाई करते हैं। आप बताइए, जो सनातन की समाप्ति के लिए बोलते हैं, जो हिंदू धर्म को नाश करने के लिए बोलते हैं, जनेऊधारी लोगों ने उन पर क्या कार्रवाई की है? अपने गठबंधन को तोड़ा है, मां लक्ष्मी को नहीं बख्शते, ये रामचरितमानस को नहीं बख्शते। तो आप बताइए ना कि आपने एक भी बार इन इंस्टेंसेस में कोई कार्रवाई की है क्या? वो तो नहीं करेंगे, उनको तो हम आप लोग वैसे भी उनको तुष्टीकरण के वो तुष्टिकर्ता की उपाधि से नवाजते रहते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं थोड़ा-सा और अब चलते हैं 2024 के चुनाव की ओर। 2024 के चुनाव की दृष्टि से अब आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, मैंने आप ही के मंच पे, जयपुर डायलॉग्स के मंच पे ये कहा था कि ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव बीजेपी या मोदी जी को जिताओ, इंडी गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन नहीं है। ये चुनाव क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इसलिए कहता हूं मैं कि आज जब भारत का एक पताका आर्थिक स्तर पर लहरा रहा है, विदेश नीति के स्तर पर लहरा रहा है और भारत की संस्कृति का जो पताका है वो चंद्रमा से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक और पूरे दुनिया में छाया हुआ है। G20 में भी उसका परिचय देखने मिला, कोणार्क व्हील से लेकर भारत मंडपम के बाहर नटराज जी की मूर्ति को लेकर। तो मुझे लगता है ऐसे समय पर जब भारतीय संस्कृति सनातन का इतना बड़ा डंका बज रहा है, तो उसी समय पर वो फोर्सेस जो सनातन को समाप्त करना चाहती है, जो हिंदू संस्कृति के मूल खिलाफ रही है, वो एकत्रित हो रही है। और इसीलिए मैं इनको कहता हूं ये इंडी अलायंस नहीं है, ये अलायंस है हमास अलायंस। हमास का गलत मतलब ना निकाले आपके श्रोता दर्शक। हमास का मतलब है हिंदू विरोधी, अपीजमेंटवादी, महिला विरोधी, माल कमाओ, अपराधीकरण बढ़ाओ और सट्टा, शराब, भ्रष्टाचार इत्यादि में भ्रष्टाचार करने वाली ये अलायंस है, हमास अलायंस। तो ये हमास अलायंस वर्सेस भारत की सनातन संस्कृति, ये एक मुझे लगता है 2024 में ये उभर कर आ रहा है। और इसीलिए 2024 की जो बात है वो 2024 एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा। और मुझे लगता है कि लोग बहुत क्लियर है कि अगर अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, हर घर में शौचालय और नल से जल पहुंचाना है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को इसी प्रकार से दुगने रफ्तार से हाईवे, एयरपोर्ट बढ़ाना है, और अगर भारत का मान पूरे विश्व में बना रहे कि यूक्रेन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या रशिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो या अरब नेशंस हो, वो दोनों ही भारत की बात मानते हैं। तो अगर ये स्थिति बनाए रखनी है, जैसे हमने G20 में देखा, तो बहुत क्लियर विकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व है। जी। तो आगे अगले चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में आपको दक्षिण भारत से कोई समस्या नहीं दिखती? क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक जो अकेला राज्य था, वो भी भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। यद्यपि आप अवश्य कहेंगे कि 2019 में भी लगभग उसी प्रकार की स्थिति थी। तो आपको क्या लगता है कि आप कर्नाटक में वही दोहरा पाएँगे जो 2019 की विपरीत परिस्थितियों में आपने दोहराया था? देखिए, ऐसा है, पहले तो आपने बात सही कही। 2018 में भी हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई राज्य हारे थे, परंतु उसका कोई भी असर आपको कर्नाटका या राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि फैक्टर्स अलग-अलग होते हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग-अलग होता है। परंतु मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी निश्चित चुनाव हारी है, परंतु हमारा वोट शेयर जो था वो 36% जो हिस्टोरिक हाई था वही रहा। कर्नाटका में
एक ही चीज हुई, और चाहे कोई मेरी बात को माने ना माने, मैं ये समझता हूँ ये आकलन है, कर्नाटका में कांग्रेस की कोई गारंटी वारंटी कुछ काम नहीं की है। लोगों ने कोई फ्री चीजों के लिए वो तो ऐसे ही नहीं दे पा रहे, कर्नाटका को गड्ढे में ले गए हैं, और वहां पर कितनी इनफाइटिंग हो रही है डीकेएस और शिव कुमार के बीच में, वो एक अलग विषय है। कर्नाटका में मूलतः एक ही चीज हुई, जो कि इन्होंने कहा था धर्मांतरण का कानून हटाएंगे, गौकशी का कानून हटा देंगे, एंटी काउ स्लॉटर लॉ, और हम लोग बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। इसकी वजह से एक अमुक वोट बैंक पूरा पोलराइज होकर कांग्रेस की तरफ आ गया। जेडीएस तक भी एक मुस्लिम को अपने टिकट पर नहीं जिता पाई, और ये कंसोलिडेशन की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे निकल गई। परंतु ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इनका जो भी ये प्लान है कि हम पोलराइज करेंगे, मैं इसको बोलता हूँ पॉलिटिक्स ऑफ कैप, कैप पॉलिटिक्स बोलता हूँ, वो कैप वो वाली नहीं, कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। और यही चल रहा है, इंडिया अलायंस में भी यही फॉर्मूला है। वो बंगाल में रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा कैप पहनेगा, उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है कि कौन बड़ा कैप पहनेगा, कर्नाटका में भी कंपटीशन है हमारे से कौन बड़ा कैप पहन सकता है। ये कैप पहनते हैं, और चुनाव जब पास आ जाते हैं तब ये कैप उतार के ये कमंडल लेकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कैप और कमंडल के बीच में लोगों को कंफ्यूज करते हैं। 2024 में आप देखिए बड़ा स्पष्ट तरीके से ये पॉलिटिक्स ऑफ कैप को रिजेक्ट किया जाएगा। और जिस प्रकार से मुझे सेंटिमेंट नजर आ रहा है, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलेगी, एक भी। एक मैं इसमें थोड़ा-सा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो आपकी एनालिसिस है कर्नाटका की कि वो जो सारा जो लॉस हुआ वो एक कंसोलिडेशन के कारण हुआ। ऐसा तो परिणामों में तो नहीं दिखता, क्योंकि परिणामों में जहाँ आपने सीटें हारी हैं, आपने सीटें कहाँ हारी हैं? भारतीय जनता पार्टी की सीटें सबसे अधिक कम कहाँ से हुई हैं? वो कम हुई हैं नॉर्दर्न कर्नाटका में, जहाँ पर ये वोट बैंक जो है वो बहुत प्रभावी नहीं है। एक शहर को छोड़ दीजिए तो वो बिल्कुल ही प्रभावी नहीं कहा जाएगा। और दूसरा जहाँ आपकी 30 सीटें हुआ करती थी, 50 में से 30 सीटें थी आपकी बॉम्बे कर्नाटका में, वहाँ आप घट के 15 से नीचे चले गए। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे आपका जो बड़ा लॉस हुआ है, वो आपका सेंट्रल कर्नाटका में हुआ है, जहाँ पर 25 में से 21 सीटें आपने जीती थी, और वहाँ आप घट के 5 सीटों पे चले गए। तो लॉस तो यहाँ हुआ है, और आप ढूँढ रहे हैं उसको किसी दूसरी जगह। नहीं, मुझे लगता यह है कि आपका इसलिए है क्योंकि आपका लिंगायत वोट बैंक खिसका है। लिंगायत वोट बैंक देखिए, आपका खिसका है, उसको आपको सँभालने के लिए आपको लगता है कि आपने विजेंद्र को वापस बना दिया अध्यक्ष, वो पर्याप्त है? देखिए मुझे लगता है कि अब जो मेन फैक्टर था उसको मैंने समराइज किया है। चुनाव में जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स पे विश्लेषण होता भी है, परंतु जो मेन फैक्टर जो मेरी नजर में, इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी विश्लेषण से एग्री ना करें, मेरे हिसाब से हम लोग मूलतः इस कारण से हारे। उसमें और अलग अलग लोकलाइज फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कहीं कैंडिडेट उनका अच्छा हो गया, कहीं पर कोई समाज ने हमें वोट नहीं दिया, ये सारी चीजें हो सकती है। उन चीजों को तो एड्रेस किया ही जा रहा है, परंतु जो बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर जो ओवरवेलमिंग फैक्टर है, उसको भी एड्रेस करने के लिए एक मुझे लगता है स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है, और वो आपको उसका परिणाम 2024 में निश्चित रूप से दिखेगा। मैं फिर से इस पे आपको यहाँ पे रिजॉइंडर दूँगा, क्योंकि ये आप जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनसे भी आप डिस्कस कर लें। क्योंकि ये जो फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक वाला, वो फैक्टर आता है या तो मैसूर कर्नाटका में या हैदराबाद कर्नाटका में। हैदराबाद कर्नाटका में आपका लॉस मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मुश्किल से 2-3 सीट्स आपका लॉस हुआ है। और मैसूर कर्नाटका में वैसे भी आपकी टोटल जो है 61 में से 11 सीटें ही थी। वहाँ पे भी कोई, और बैंगलोर में आपने गेन किया है, जहाँ पर वोट बैंक प्रभावी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको एक बार आप पुनर्विचार करें। तो आप क्या देखते हैं, 303 या उससे अधिक? मुझे लगता है कि 2024 के लिहाज से पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे, और आज की जो स्थिति है एनडीए की और बीजेपी की, उससे बड़ी जीत हासिल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। ये इसलिए क्योंकि देखिए, देश के लोग जब वोट करने जाते हैं 2024 में, या जब 2019 में गए, तो वो सोचते हैं कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए मिशन और विजन से काम कर रहा है। एक तरफ तो मोदी जी हैं मिशन और विजन वाले, और दूसरी तरफ कौन है?
अपने परिवार का प्रोफेशन, कमीशन, करप्शन, डिवीजन, देश का डिवीजन करने वाले और तुष्टीकरण का पोषण लेकर घूमने वाले। तो मुझे लगता है कि जब फाइट इज बिटवीन मिशन एंड विजन, बिटवीन कमीशन एंड करप्शन, देश की जनता जो है वो कभी भी देश को वो 90s वाली स्थिति में वापस नहीं भेजना चाहती है जहां पर सरकारें अस्थिर हो जाए। एक स्टेबल सरकार होती है। हम लोग वी आर टॉकिंग इन द आफ्टरमाथ ऑफ 15 years of 26/11। संजय जी, बाकी कुछ हो ना हो, एक बार दिल पर हाथ रखकर बताइए कि हम उस समय पर कितने असमर्थ दिखाई देते थे जब जयपुर में, लखनऊ में, पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूर, चेन्नई, हर जगह ब्लास्ट 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 होता था और 26/11 होता है, तब हम MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को देते हैं, कुछ कर नहीं पाते फली मेजर के कहने के बाद। और आज जब उरी या पुलवामा होता है तो MFN नहीं, MTJ मुंह तोड़ जवाब स्टेटस घर में घुसकर मारकर देते हैं। और जो बड़े शहरों में, मैं ये नहीं कहता कि जो अपना कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पर अभी भी आतंकी हमले होते हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं, उसकी तीव्रता कम हो चुकी है, उसके होने के डेट्स कम हो चुके हैं, परंतु हो रहे हैं, मैं उसको स्वीकारता हूं। परंतु जो बड़े शहरों में आप एक माहौल बनाया जाता था कि भाई असुरक्षित है पूरा शहर, वो माहौल अब लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये क्लियर कट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये अगर किसी ने करके दिखाया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने है। तो मुझे लगता है कि लोग इन चीजों को प्रमुखता से रखते हैं कि कौन राष्ट्रनीति पर और कौन वोट बैंक की राजनीति पर काम करता है। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देंगे शहजाद जी। धन्यवाद संजय जी, 3 दिसंबर को फिर से मिलेंगे और 3 तारीख के बाद हम निश्चित रूप से फिर से। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम।